अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कॉन्सेप्ट एकेडमी में पाकिस्तान स्टडीज़ का टीचर हूँ और मेरा नाम चंद शहजाद है। F73 मॉडल कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ। आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि बच्चे आर्ट सब्जेक्ट में, स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान स्टडीज़ सब्जेक्ट में इसको बहुत लाइट लेते हैं और इसकी अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करते, जिसका नुकसान ये होता है कि बाकी सब्जेक्ट में तो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज़ में बहुत कम मार्क्स बच्चों के आते हैं, जिससे बच्चों का एग्रीगेट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का गिर जाता है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस को समझना या इसकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और ये क्योंकि बिल्कुल अर्ली क्लास है, तो इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं कि इस सब्जेक्ट की उतनी ही अहमियत है जिस तरह बाकी साइंस सब्जेक्ट की और बाकी सब्जेक्ट की अहमियत है। तो पाकिस्तान स्टडी सब्जेक्ट जो है, इसके पेपर पैटर्न में सबसे पहले हम लोग पार्ट वन जो इसका होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और इसके मार्क्स होते हैं 10 और ऑब्जेक्टिव जो है वो MCQs बेस्ड होता है, यानी कि हर MCQs का 1 मार्क होता है। उसके बाद ये MCQs जो है मोस्टली एक्सरसाइजेज में आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट में किसी भी चैप्टर के दरमियान से किसी डेट या किसी इवेंट को उठा के वो MCQs के तौर पे दे सकते हैं। इसका पार्ट 2 जो है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर मुश्तमिल, और शॉर्ट क्वेश्चन 11 होते हैं। 11 में से आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और सेक्शन बी जो है इसका वो 24 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है। अब सेक्शन सी जो है वो, या पार्ट 3 जो है इसका, वो लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन के 8 मार्क्स होते हैं और ये 16 मार्क्स का होता है। अब हम लोग इसको डिटेल से इस पे बात करेंगे कि जो पार्ट 1 है, 1 पार्ट में तो MCQs है। MCQs जो होता है वो मैथमेटिकल पोर्शन होता है, यानी कि आप MCQs में अगर एक MCQs ठीक लिखते हैं तो आपको उसके पूरे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जो पार्ट 2 है या सेक्शन बी है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर मुश्तमिल होता है, इसमें आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पहले तो समझना है कि इसमें पूछा गया है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा। 9th क्लास में एक क्वेश्चन आ जाता है, राइट द नेम ऑफ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। तो राइट द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो इसमें स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, और सर पैथक लॉरेंस। यानी कि ये अगर आप 3 नाम लिखेंगे तो इन तीनों नामों का 1 मार्क होगा। फेडरल बोर्ड में इस तरीके के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि अगर कोई भी स्टूडेंट ये 3 नाम लिख देता है तो हर नाम का 1 मार्क होता है। तो इस लिहाज से आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में ये मार्जिन रखना है कि जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है, ये देखना है कि उसमें पूछा क्या गया है और हमने बताना क्या है। अगर आप उसमें कोई एक्स्ट्रा मटीरियल अपनी तरफ से लिखते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 0.5 मार्क्स जो है उसमें आपके डिडक्ट हो जाते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हमारी बुक में जो मोस्टली दिए गए हैं वो क्वेश्चन बुनियादी तौर पे बुलेट्स में या पॉइंट्स में होते हैं, बुलेट्स में और पॉइंट्स में।
लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बुलेट्स में और पॉइंट्स में जब हम लोग किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो वहाँ पर ये एक अच्छा जेस्चर नहीं जाता लिखने के हवाले से, तो हम लोग जितने भी बुलेट्स और पॉइंट्स होंगे उनको हेडिंग्स में, यानी कि उर्दू में जैसे सुर्खी कहते हैं, सुर्खियों में हम लोग उसको चेंज करेंगे जब हम लोग जो है अगली पर टॉपिक के हिसाब से हम लोग क्लासेस लेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें हम लोग अगर बात करते हैं कि राइट अ नोट ऑन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर इसके 11 पॉइंट्स हैं या सुर्खियां हैं, हेडिंग्स हैं, तो आपने इनमें से कमोबेश 8 हेडिंग्स जो है वो अपने लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी शामिल करनी है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जब लिखने के लिए जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में एक हेडिंग पर 1 मार्क दिया जाता है, जो प्रैक्टिकली फेडरल बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जब फेडरल बोर्ड का पेपर या की बुक हमारे सामने आती है, हम लोग फेडरल बोर्ड के की बुक्स को हम लोग स्टडी करते हैं, तो उस पर लिखा हुआ होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर कोई भी स्टूडेंट अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो उसको इक्वल मार्क्स मिले, यानी कि अगर वो 3 मार्क का है तो उसको 3 मार्क्स ही मिलने चाहिए। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया और उसकी 8 पॉइंट्स अगर आप उसके लिखते हैं तो 8 के 8 पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि इसको जब भी कोई भी एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन के मार्क्स को डिडक्ट करता है तो उससे रीज़न पूछी जाती है कि ये इनकम्प्लीट था, इररेलेवेंट था, तो कोशिश ये करनी है हम लोगों ने कि जितनी भी हेडिंग्स हैं उस हेडिंग में जितनी भी मेजर इन्फॉर्मेशन है या डाटा है तो उसको उसी के मुताबिक उसी हवाले से हम लोग उसको लिखेंगे ताकि हमारे मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम हों। अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक के बारे में। आज जो है हम लोग इसके अलावा पेपर पैटर्न के अलावा हम लोग आज थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन भी करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हम लोग आइडियोलॉजी पर बात करेंगे कि आइडियोलॉजी क्या है, इसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, इसके कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी लफ्ज़ जो है बुनियादी तौर पे वो कब बोला गया या कब वजूद में आया। तो आइडियोलॉजी जो है लफ्ज़ वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रेंच स्कॉलर एडी प्रेसी ने इसको सबसे पहले बोला, और उस वक्त आइडियोलॉजी का जो मीनिंग था वो था साइंस ऑफ आइडियाज़। यानी आइडियाज़, ख़यालात की जो साइंस है उसको आइडियोलॉजी का नाम दिया गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। और फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड था वो 1789 से लेके 1799 तक था। ये याद रहेंगी बातें कि आइडियोलॉजी लफ्ज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो कि 1789 से 1799 तक रहा, उसमें फ्रेंच स्कॉलर एडी प्रेसी ने एक लफ्ज़ बोला जिसका मतलब था साइंस ऑफ आइडियाज़। अब इसमें जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो 2 हैं। कंपोनेंट्स इसके 2 हैं। एक कंपोनेंट इसका है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एफर्ट्स, यानी कि कोई भी ऐसी थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल एफर्ट जो होती है
वो इसके कंपोनेंट्स में आता है। अब थ्योरेटिकल में और प्रैक्टिकल में क्या फ़र्क होता है? अब थ्योरेटिकल एफर्ट्स जो होती हैं उसमें किसी भी राइटर का या किसी भी पोइट का लिखा हुआ कोई सॉन्ग, ये आइडियोलॉजी का कंपोनेंट थ्योरेटिकल में आता है। इस तरीके से कोई भी सॉन्ग है, स्लोगन है, या जब 1933 में चौधरी रहमत अली ने लेके रहेंगे पाकिस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, और नाउ और नेवर का जो स्लोगन उन्होंने दिया, ये भी कंपोनेंट ऑफ आइडियोलॉजी है। ये 1933 में चौधरी रहमत अली ने एक पंफलेट के ऊपर लिखा। ये थ्योरेटिकल एफर्ट ऑफ आइडियोलॉजी है। प्रैक्टिकल में ये होता है कि अगर आप किसी सेमिनार को अटेंड करते हैं, सेमिनार, कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी रेजोल्यूशन, जैसे कि रेजोल्यूशन पास हुआ 1940 में, तो ऐसी तमाम चीज़ें जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड द प्रैक्टिकल कंपोनेंट ऑफ आइडियोलॉजी। अब हम लोग बात करेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पर कि दो कौमें जो बड़े सगीर में आबाद थी, यानी कि टू बिग नेशन मुस्लिम एंड हिंदूज वर लिविंग टुगेदर फॉर मैनी ईयर्स इन द सब कॉन्टिनेंट, वाई they need to make the separate nations। उसमें सबसे पहले जो डिफरेंस था वो आइडियोलॉजी का था। आइडियोलॉजी क्या थी कि हिंदू जो थे वो बहुत से खुदाओं को मानते थे, लेकिन मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे, और उनमें ज़ात पात का निज़ाम है और मुसलमानों में ज़ात पात का निज़ाम नहीं है, क्योंकि लास्ट सर्मन ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि किसी अरबी को किसी अजमी पर या किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं है। अगर कोई बुलंद है या बरतर है तो उसकी बुनियाद जो है वो तकवा है, मैनर्स हैं। तो अब बहुत से, यानी कि 19वीं सेंचुरी में बहुत से ऐसे नेशन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल किया, जिसमें पाकिस्तान भी था, लेकिन बाकी जो नेशन थे उन्होंने मोस्टली जो इंडिपेंडेंस हासिल किया, उनके इंडिपेंडेंस का जो मेजर पर्पस था वो डिपेंड करता था उनके रेस पर, यानी कि रेसिज्म था, रेसिज्म का एलिमेंट था। दूसरा जो है वो पॉलिटिकल उनके पर्पसेस थे, या टेरिटरी थी। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क बना है जो एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी या आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बना है, और वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या थी? इस्लाम। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो है इस्लाम, और इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इसमें जो मेजर है वो 3 एलिमेंट आते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो है सुन्ना, सेकंड जो है वो है कुरान, और थर्ड जो है वो है हदीस। यानी कि सुन्ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, कुरान पाक और हदीस, इन तीनों को मिलाकर इस्लाम बनता है, एंड इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। अब इसके बाद जो है वो कौन कौन से मेजर सोर्सेज होते हैं जिनसे आइडियोलॉजी फॉर्म होती है, बनती है, वो सोर्सेज जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी में। सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी में सबसे पहले जो बहुत मेजर बात है वो है रिलीजन। दुनिया में बहुत सी कौमें ऐसी हैं जिन्होंने अपने रिलीजन की बुनियाद पर अपने ममालिक हासिल की, यानी कि आज़ादी हासिल की, जिसमें बहुत सी आप देख लें कि क्रिश्चियन, हिंदूज और मुस्लिम्स, यानी कि रिलीजन जो है इट इज़ नॉट अ नेम ऑफ वर्शिप। ये कोई इबादत का नाम नहीं है, बल्कि ये एक सोशल गैदरिंग का नाम है, सोशल रिलेशनशिप का नाम है। इसीलिए दुनिया के बहुत से ममालिक ने आज़ादी रिलीजन की बुनियाद पर हासिल की, यानी कि उनकी अगर आइडियोलॉजी देखी जाए तो वो रिलीजन था। अब सेकंड जो है वो है पॉलिटिकल पर्पसेस।
दुनिया में कुछ कौमें ऐसी हैं जिन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए, अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए आज़ादी हासिल की और पॉलिटिकल पर्पसेस को हासिल करके वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन जो है वो बने। थर्ड जो है वो है कल्चरल पर्पसेस इसके हैं वो है कि जब लोग डेफिनेटली जब एक जगह से दूसरी जगह जब इकट्ठे होते हैं और वो सोशल गैदरिंग करते हैं, तो सोशल गैदरिंग के दरमियान उनका जो मेजर होता है वो ये थीम होता है कि उनकी फीलिंग्स, उनकी जो थॉट्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती हैं और उनकी इंटरेक्शन की वजह से आइडियोलॉजी जो है वो डेवलप होती है। जब सेंटिमेंट्स आपके एक जैसे हो जाएं, जब फीलिंग्स आपकी एक जैसे हो जाएं सोशल गैदरिंग में, तो उसकी वजह से नए नए किस्म की आइडियोलॉजी जो है वो फॉर्मेशन होती है। इसका फोर्थ जो पॉइंट है वो है लैंग्वेज और रेजिडेंसी। यानी कि ये एक माकूल बात है कि जब लोग एक जगह पर रहते हों, दे हैव द सोशल कोऑर्डिनेशन, दे हैव द सोशल कॉन्टैक्ट, और उनकी ज़ुबान अगर एक जैसी हो तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन, दे आर शेयर देयर फीलिंग, देयर थॉट। तो इससे जो आइडियोलॉजी है वो फॉर्म होती है। यानी कि उसमें एक इलाका, रेजिडेंसी का मतलब होता है इलाका या कोई भी जगह, और लैंग्वेज का मतलब होता है ज़ुबान। यानी कि आइडियोलॉजी को बनने के लिए ज़ुबान और इलाके का होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप ज़ुबान में एक दूसरे की बात को जानते हों और दूसरा आपका इलाका एक हो। जब इलाका एक होगा, ज़ुबान एक जैसी होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, तो उससे नई जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो अरबिक एक लैंग्वेज थी, और ये पूरी हिस्ट्री जो कुरान पाक की सूरत में हमारे पास आई है उसमें लैंग्वेज और रेजिडेंसी का बहुत बड़ा रोल है। तो इससे हम लोग ये अख़ज़ कर सकते हैं कि किसी भी कौम को अपनी आइडियोलॉजी को मेंटेन रखने के लिए, या कोई भी मुल्क जब बनता है तो उसकी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी होती है। इसका ओरिजिन भी हमें यही कहता है कि कोई भी जो कोऑर्डिनेशन होता है या सोशल कॉन्टैक्ट होता है, या आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किसी भी तरीके से करते हैं, तो उसके लिए आइडियोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आइडियोलॉजी नहीं है तो इंसान की ज़िंदगी पर्पसलेस है, इंसान की ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि हर इंसान चाहे वो मुआशी तौर पे, चाहे वो मुआशी तौर पे या मुआशरती तौर पे किसी भी तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन करता है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी होती है। जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ता है तो उसका अपना एक ख्वाब होता है कि वो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, तो इंजीनियर और डॉक्टर बनना एक आइडियोलॉजी है, यानी कि वो इसी की फ़ाइट करता है फिर आगे जाके। तो आइडियोलॉजी का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हाउ टू डेवलप योर आइडियाज़ or how to complete your ambition in your life.